हेलो नमस्कार। उत्तर मुगल काल की चर्चा हम लोग यहाँ से करते हैं। आपको बता दूं, अच्छा यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा। मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष जो है कब होता है? मुगल, एक मिनट ब्लैक पेन से लिखता हूं। मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष ये देखने को मिलता है अकबर के शासनकाल से आरंभ होता है। यह अकबर के शासनकाल से। और औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो है मुगल साम्राज्य का पतन, मुगल साम्राज्य का पतन ये देखने को मिलता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद, मृत्यु के उपरांत या मृत्यु पर्यंत, ठीक है। और यह क्यों हुआ है, ये चीज आप जान रहे हैं। यह क्यों हुआ है? यह हुआ है इसके जो उत्तरवर्ती उत्तराधिकारी होते हैं, उत्तरवर्ती उत्तराधिकारी, वो सारे के सारे क्या होते हैं? वो उत्तरवर्ती उत्तराधिकारी जो हैं, ये कमजोर प्रशासनिक नीति, कमजोर प्रशासनिक नीति, बदलते राजनीतिक परिदृश्य, बदलते राजनैतिक परिदृश्य, इन सब का समग्र परिणाम था। और इस दौरान जो है उत्तरवर्ती उत्तराधिकारी के में जो भी आते थे, इस दौरान जो है लघु अंतराल पर शासकों का परिवर्तन जो है होता रहा है। तो इनके बारे में ही हम लोग जो है इस अध्याय में उत्तर मुगल काल में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। और ये कहां से स्टार्ट? तो औरंगजेब के मृत्यु के उपरांत से हम इस बात को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आइए ध्यान दीजिए। औरंगजेब की मृत्यु कब होता है भाई? औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अब कोई न कोई तो शासक बनेगा भाई। तो औरंगजेब के पास जो था, औरंगजेब के 3 बेटा था। औरंगजेब के पुत्र थे कितना? 3 पुत्र। पहला पुत्र का नाम था मुअज्जम, दूसरे पुत्र का नाम था मोहम्मद आजम, और तीसरे पुत्र का नाम था मोहम्मद काम बख्श, ठीक है। देखते चलिए। अब इन में तीनों में जो है युद्ध होगा भाई उत्तराधिकार के लिए।
उत्तराधिकार के लिए जो है इन तीनों में युद्ध होता है। अच्छा, औरंगजेब के मृत्यु के समय जो है मुअज्जम जो था, मुअज्जम ये काबुल का सूबेदार था, मुअज्जम काबुल का सूबेदार था। मोहम्मद आजम जो था ये गुजरात का सूबेदार था, गुजरात का सूबेदार था। और मोहम्मद कामबख्श जो थे ये बीजापुर का सूबेदार था, बीजापुर का सूबेदार था। काबुल, गुजरात और बीजापुर यहाँ की सूबेदारी कर रहे थे इनके तीनों बेटे। अब जो है उत्तराधिकार के लिए तीनों में युद्ध होगा भाई। तो जून 1707 ईस्वी में, जून 3 मार्च को मृत्यु हुआ है, लेकिन जून 1707 ईस्वी में जो है आगरा और धौलपुर के बीच एक जगह है जाजऊ, जाजऊ, जाजऊ स्थान है जो कि आगरा धौलपुर के बीच है, धौलपुर के मध्य। यहां पे जो है उत्तराधिकार का एक युद्ध होता है, जहां पे किसके किसके बीच, तो मुअज्जम वर्सेस आजम के बीच जो है युद्ध होता है, जिसमें मुअज्जम की सेना ने आजम को पराजित करके, मुअज्जम की सेना ने आजम को क्या करता है, पराजित कर देता है। पराजित करके जो है मुगल सिंहासन पर मुअज्जम क्या करता है, अधिकार कर लेता है। क्लियर। अब 1707 ईस्वी में मुअज्जम उत्तराधिकार के युद्ध में सफल होने के बाद जो है, मुअज्जम जो सफल हो जाता है तो ये जो है बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करके दिल्ली के गद्दी पर बैठता है। मुअज्जम जो है सफल होने के बाद, युद्ध में विजयी होने के बाद जो है, संघर्ष में विजयी होने के बाद बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करके दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, ये उपाधि है भाई, ध्यान रखिए। सत्ता प्राप्ति के बाद जो है, अब यहां पे विजयी हो गया है संघर्ष में, उत्तराधिकारी युद्ध में। सत्ता प्राप्ति के बाद 1709 ईस्वी में, 1709 ईस्वी में जो है बहादुर शाह, यानी वही मुअज्जम, अब बहादुर शाह बोलेंगे इसको, इसने अपने तीसरे भाई जो ये हैं कामबख्श, इसको जो है 1709 ईस्वी में बीजापुर में ही क्या करता है, पराजित कर देता है। 1709 ईस्वी में कामबख्श को पराजित करता है। अब देखिए, सबको तीनों को, दोनों को खलास किया, ये शासक बन गया है। तो अब जो है हम लोग बहादुर शाह प्रथम के बारे में चर्चा करते हैं। हेडिंग डालिए बहादुर शाह। अच्छा, एक बार देख लेते हैं उत्तर मुगल साम्राज्य का कार्यकाल कैसे रहा है, एक नजर डालेंगे उस पर। देखिए, अब उत्तराधिकार युद्ध से, हेडिंग डालिए उत्तरकालीन, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन देख लेंगे तो मजा आ जाएगा। उत्तरकालीन मुगल सम्राट कौन कौन रहा है, एकदम वहां तक पहुंच जाएंगे 1857 तक। उत्तर मुगल कालीन सम्राट, तो आप देखें उत्तराधिकार के युद्ध से कौन आ गया है यहाँ पे, बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम, इसका शासनकाल कब से कब तक चलेगा, तो 1707 औरंगजेब की मृत्यु से
1712 ईस्वी तक, मृत्यु तक इसके 1712 ईस्वी। खटखट बंद होना भाई, ठीक है। इसके बाद बहादुर शाह के बाद आएगा जहांदार शाह। जहांदार शाह, जहांदार शाह का शासनकाल रहेगा 1712 से 1713 ईस्वी तक। आपको बोले ही है लघु शासनकाल चलेगा उत्तर मुगल काल। इसके बाद आएगा लंपट मूर फर्रुखसियर। फर्रुखसियर, इसका शासनकाल 1713 से 1719 ईस्वी तक रहता है। इसके बाद आता है रफी उद दरजात। रफी उद दरजात ये फरवरी माह से जून 1779 ईस्वी तक शासन करता है रफी उद दरजात। रफी उद दौला इसके बाद आसीन होता है। रफी उद दौला ये जून से सितंबर 1719 ईस्वी तक शासन किया करता है। और उसके बाद जो है शासन करता है मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह जो है 1719 ईस्वी से 1748 ईस्वी तक शासन करता है। मोहम्मद शाह के बाद आता है अहमद शाह। अहमद शाह बहादुर इसका नाम था। अहमद शाह बहादुर ये 1748 से 1754 ईस्वी तक शासन करता है। 1754 तक आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए। 1754 से 1758 तक शासन करता है आलमगीर द्वितीय। 1758 से 1759 तक शासन करता है शाहजहां तृतीय। ठीक है। 1759 से 1806 ईस्वी तक शासन करता है शाह आलम द्वितीय। 1806 से 1837 ईस्वी तक शासन करते हैं अकबर द्वितीय। ठीक है। और अकबर द्वितीय के बाद यानी 1837 से शासन करता है नाम मात्र का शासन रह जाता है 1857 ईस्वी तक। किसका? बहादुर शाह प्रथम के नाम से तो शासन मुअज्जम कर लिया है, तो ये हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय के नाम से शासन करता है। तो 1857 तक पहुंच गए। उसके बाद 1857 की क्रांति पढ़ के हम लोग जो है आधुनिक भारत में प्रवेश करेंगे, फिर उधर जो है इंडियन स्ट्रगल की बात करेंगे। तो इसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो पहली चर्चा किसका करेंगे? बहादुर शाह प्रथम की। चलिए हेडिंग डालिए, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, इसका कार्यकाल इतना बार लिखेंगे जो आपको याद ही हो जाएगा। 1707 से 1712
ईस्वी तक। इसका नाम क्या था भाई? मुअज्जम ही जो शासन करता है वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से। चलिए, बहादुर शाह प्रथम जो था, सबसे पहले इसके बारे में ये जान लीजिए, यह जो था एक योग्य और विद्वान व्यक्ति था। योग्य प्लस विद्वान शासक था, वह है ये। तो योग्य है, विद्वान है, तो योग्य और विद्वान होने का तो लाभ उठाएगा। तो लाभ ये उठाएगा कि ये जो है मेल मिलाप की नीति का अनुसरण करके शाही दरबार के अधिकांश गुटों को सहयोग प्राप्त करने में यानी सफल रहता है। मेल मिलाप की नीति, मेल मिलाप की नीति इनमें था। बहुत सारे गुटों को मेल मिलाप की नीति से मिला लिया था, सफल रहा था। बहादुर शाह ने जो है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ भी यही मेल मिलाप वाला नीति अपनाया था। 10वें गुरु कौन थे भाई? 10 ही गुरु हुए हैं। 10वें गुरु गोविंद सिंह। गोविंद सिंह इसके साथ मेल मिलाप के संबंध स्थापित करते हैं और उन्हें संतुष्ट करने के लिए जो है गुरु के सम्मान में बहादुर शाह प्रथम जो है इसके सम्मान में 10वें गुरु गोविंद सिंह के गुरु के सम्मान में क्या उच्च मनसब प्रदान करता है। उच्च मनसब प्रदान किया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद, इसके मृत्यु प्रांत जो है एक सिख नेता उभर के आता है जिसका नाम रहता है बंदा बहादुर। बंदा बहादुर, ठीक है। ये जो है पंजाब में सिखों, इसके नेतृत्व में बंदा बहादुर के नेतृत्व में जो है पंजाब में सिखों ने, पंजाब में सिख क्या करता है? बगावत करने लगता है। पंजाब में सिखों ने बगावत कर दी। सिख लोग बगावत कर दिया, बगावत। अब इस बगावत से तंग आकर जो है बहादुर शाह प्रथम ने सिखों के खिलाफ जो है बड़ी मतलब कड़ी कार्रवाई करने का फैसला ले लेता है। इस बगावत की वजह से कितना अच्छा चल रहा था, लेकिन ये बंदा बहादुर आकर के बाद अब ये कठोर कार्रवाई करने का फैसला ले लेता है बहादुर शाह प्रथम। अंततः यही होता है, ये जो सिख नेता है बंदा बहादुर, इसके विरुद्ध युद्ध करते हुए एक सैन्य अभियान के दौरान जो है फरवरी 1712 ईस्वी में जो है बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाता है, ठीक है, इसी बंदा बहादुर के विरुद्ध युद्ध करने में। अब बंदा बहादुर को ये बहादुर शाह प्रथम जो मृत्यु हो जाता है तो बहादुर शाह को उसकी शासकीय क्षमता में अभिरुचि उतना ज्यादा नहीं था, ठीक है। शासकीय क्षमता में रुचि नहीं होने के कारण इसे जो है एक उपनाम दिया जाता है, शाहे बेखबर पूछा जाता है। एक उपनाम था शाह ए बेखबर, शाहे बेखबर। फरवरी 1712 ईस्वी में बहादुर शाह के मृत्यु के बाद जो है इसके 4 पुत्र रहते हैं। बहादुर शाह के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र कौन कौन थे भाई? 4 पुत्र का नाम मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। 4 पुत्र थे,
एक का नाम था जहांदार शाह, जहांदार शाह। दूसरे का नाम था अजीम उस शान, अजीम उस शान। तीसरे का नाम था रफ़ी उस शान, रफ़ी उस शान। और चौथे का नाम था, लिख देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चौथा का नाम था जमान शाह। 4 बेटा है, उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होगा। तो राजशाही गद्दी के लिए संघर्ष हुआ इन सभी के बीच में, और इन सभी के बीच में जो है जहांदार शाह जो है क्या रहता है, सफल रहता है। तो इसके बाद शासक बनता है जहांदार शाह। हेडिंग डालिए जहांदार शाह। इनके करतूतों के बारे में भी पढ़ेंगे। जहांदार शाह, जहांदार शाह, ठीक है। कब से कब तक शासन किया है ये? मात्र 1 साल, 1712 से 1713, ठीक है। 3 भाइयों को ये जो है 1712 ईस्वी में पराजित कर चुका है। जहांदार शाह को ईरानी दल के नेता, जहांदार शाह को सहयोग प्राप्त होता था। सहयोग दिया था किसने? ये थे ईरानी दल के नेता। ये ईरानी गुट आपको बताएंगे हम। ईरानी दल के नेता थे जिनका नाम था जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां, ये इसे सहयोग दिया था। जहांदार शाह ने अपने लगभग 1 वर्ष के कार्यकाल में हिंदू और मराठा राजाओं से जो है, हिंदू प्लस मराठा, इन दोनों से जो है ये मैत्रीपूर्ण संबंध जो है बनाए रखा है। हिंदू और मराठा से मैत्रीपूर्ण संबंध रखा है। ठीक है। जहांदार शाह आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा सवाई जय सिंह की पदवी दी थी और मालवा का सूबेदार बनाया था। ये भी ध्यान रखिएगा। आमेर के राजा जय सिंह को पदवी दी थी। मिर्जा राजा सवाई जय सिंह, अरे यार क्यों ऐसा हो रहा है, सवाई मिर्जा राजा सवाई जय सिंह की पदवी दे करके और इसे जो है मालवा का सूबेदार भी नियुक्त किया था। मालवा का सूबेदार, ठीक है। जहांदार शाह ने मराठों के संबंध बनाए रखने के लिए जो है उसके टाइम में समकालिक साहू जी को कुछ शर्तें पर जो है दक्कन के चौथ और सरदेश मुखी वसूलने का अधिकार दिए थे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। साहू को, मराठा सरदार थे साहू, इसको जो है चौथ प्लस सरदेश मुखी वसूलने का जो है अधिकार यही दिया था जहांदार शाह जो है वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए राजस्व वसूली का कार्य ठेके पर देने की नई व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया, जिसे कि ठेके व्यवस्था था इजारा। 1 मिनट, नेक्स्ट पेज से ही देखते हैं। जहांदार शाह जो है
इजारा व्यवस्था, इजारा व्यवस्था ठेके पर, कोई भी ठेके पर देने की काम था ये इजारा व्यवस्था, इसको प्रचलन किया था किसने? जहांदार शाह। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था, लंपट मूर्ख, पेन की वजह से लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था जहांदार शाह। और बस 1713, 21 साल का कार्यकाल रहा है। 1713 ईस्वी में जहांदार शाह के, इसके भतीजा था, जहांदार शाह का भतीजा जिसका नाम था फर्रुखसियर, फर्रुखसियर, इन्होंने हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधुओं के सहयोग से, अच्छा रखिए बार बार ये चीज सैयद बंधु के दो भाई तुरानी गुट ये सब आएगा, इसको चर्चा भी कर लेते हैं पहले। अच्छा इसको देख लीजिए, तो ये जो फर्रुखसियर ने जो है हिंदुस्तानी अमीर, हिंदुस्तानी अमीर सैयद बंधु, इनके सहयोग से जो है, सैयद बंधु के सहयोग से बादशाह को सिंहासन से जो है अपदस्थ कर देता है। जहांदार शाह को फर्रुखसियर क्या करता है? अपदस्थ करके, सत्ता से अपदस्थ करके हत्या करवा देता है। ठीक है, हत्या करवा डालता है। 1713 में जहांदार शाह का चैप्टर क्लोज हो जाता है। अब शासक बनेगा फर्रुखसियर, 1713 से 19 तक शासन करता है। लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ पॉइंट पे चर्चा कर देते हैं। वो पॉइंट क्या है? तुरानी गुट वगैरह वगैरह, इनको जानना जरूरी है। मुगल दरबार में, मुगल हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, याद रहेगा। मुगल दरबार में विभिन्न गुट, कौन कौन गुट थे? तो पहला अभी हम चर्चा किए किसका? सैयद बंधु का। इसमें सहयोग दिया है किसको? फर्रुखसियर को। ये कौन था भाई? तो सैयद बंधु जो थे, ये भारतीय इतिहास में इसे जो है किंग मेकर कहा गया है, किंग मेकर। और इन्होंने कुल 4 लोगों, सैयद बंधु कुल 4 लोगों को जो है मुगल बादशाह बनाता है। पढ़िएगा, एक तो अभी आप देखें किसको? फर्रुखसियर को देख चुके हैं। आगे रफी उद दर्जात, रफी उद दर्जात जो इसका बात सुनता था उसको लाता था इस शासन करने। उसके बाद ले आया है रफी उद दौला को, और उसके बाद मोहम्मद शाह को मुगल बादशाह बनाया है। ये बात रही सैयद बंधु की, किंग मेकर की भूमिका निभाते। सैयद बंधु जो थे ये 2 भाई, बंधु मतलब होता है भाई। सैयद बंधु 2 भाई थे। ये 2 भाई कौन कौन भाई? एक का नाम था अब्दुल्ला खां, अब्दुल्ला खां, और दूसरा था हुसैन अली बड़ा, हुसैन अली बड़ा। सैयद बंधुओं ने विरोधी नेताओं में तुरानी दल के चिनकिलिच खां और अमीन खां का जो था उनका प्रमुख योगदान था, और इन्हीं के प्रयासों से मोहम्मद शाह रंगीला के समय में इन दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई है। तो ये 2 भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली बड़ा थे, 2 भाई।
और विरोधी नेताओं में अगर इनके सैयद बंधु की विरोधी नेता की अगर बात करें, इसको जान लीजिए क्योंकि यही मरवा देता है इसके विरोधी थे। विरोधी नेता में अगर नाम लिखें हम तो तुरानी गुट। अभी बात करता हूं तुरानी क्या था। तुरानी दल के चिनकिलिच खां और अमीन खां, चिनकिलिच खां प्लस अमीन खां का जो था प्रमुख योगदान था। और इन्हीं के प्रयासों से मोहम्मद शाह रंगीला के समय में इन दोनों भाइयों की हत्या करवा देती है। इसीलिए ये रुक गया है। फर्रुखसियर और रफीउद्दौला मोहम्मद शाह को बैठा रहा था और आगे चल के इसी का जो है यही दोनों चिनकिलिच खां और अमीन खां जो है क्या करवा देता है, सैयद बंधुओं की हत्या करवा डालता है, दोनों भाई की हत्या करवा देता है, फिर जाता है। अच्छा, अब बात की हम तुरानी गुट, तो हटेंगे। तुरानी गुट क्या था भाई, देखिए तुरानी गुट ये जो थे, एक मिनट नेक्स्ट पेज से ही देख लीजिए। तुरानी गुट मध्य एशिया के सुन्नी मुसलमान थे। मध्य एशिया के सुन्नी मुसलमान थे। सुन्नी मुसलमान सैयद बंधुओं के पतन के बाद जो है मुगल दरबार में इसी गुट का बुलबुला हो जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला को के टाइम में उसको मरवाता है, फिर जो है इसी गुट का, तुरानी गुट का ही जो है मुगल दरबार में बुलबुला हो जाता है। और इस गुट में निजाम उल मुल्क वही चिनकिलिच खां और अमीन खां। तिरानी गुट में अगर प्रमुख कौन थे, तिरानी गुट में प्रमुख चेहरा जो था, इनमें नाम आता है चिनकिलिच खां का। चिनकिलिच खां, अच्छा इसका नाम निजाम उल मुल्क भी था भाई, देख लीजिएगा, निजाम उल मुल्क। उसके बाद अमीन खां और जकारिया खां प्रमुख थे ये लोग, जकारिया। ठीक है, तुरानी गुट की बात कर दी है। इसके बाद चर्चा कर देते हैं ईरानी गुट की, क्योंकि ईरानी गुट के ही नेता थे जुल्फिकार खां, जो सहयोग दिया था जहांदार शाह को। तो इसका भी चर्चा कर लेते हैं। ईरानी गुट जो थे ये शिया मुसलमान थे। शिया मुसलमान, और इस गुट में जो है जुल्फिकार खां, शहादत खां, अमीर खां, ये लोग प्रमुख थे। जुल्फिकार खां, जिनके बारे में बताया ही, जो जहांदार शाह का इसने सहयोग किया था। जुल्फिकार खां, शहादत खां, अमीर खां, एक और नाम था इसहाक खां, ये लोग प्रमुख थे ईरानी गुट। और एक गुट नाम आएगा अफगानी गुट का। तो इस गुट में जो है, अफगानी गुट में अली मोहम्मद खां और मोहम्मद बंगस जो थे प्रमुख थे अफगानी गुट में। ठीक है, लिख ही लीजिए, इतना जब कर दिए तो। अफगानी गुट के नेता जो थे वो अली मोहम्मद खां प्लस मोहम्मद बंगस, ये दोनों प्रमुख थे, मोहम्मद बंगस। ठीक है, तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फर्रुखसियर से आगे और भी जो उनके उत्तराधिकारी रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट